नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल परशुराम इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैंने क्वेश्चंस लाया है वो भी एसएससी का है और ये 9/9/2001 को पूछा गया था। तो मैं क्वेश्चन सीरीज चालू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 21 क्वेश्चन भी आपको झलक ही रहा है, इसे भी देख लीजिए। और मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ूँ। अब देख लें 20, 21, 22, 23, 24 और 25। चलिए, मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना लिया होगा। और जब आप बना लिया है तो मैं कुछ बातें जो है मैं आपको बता दूँ, है ना। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और जो बातें होती है, जो मेन पॉइंट्स होता है, मैं उसे हमेशा जो है मैं शुरू से ही बताते चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है। कहता है व्हेन शैल बी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। देखिएगा, समझिएगा, एक शब्द है जो मैं बता रहा हूँ और वो शब्द क्या है। एक शब्द है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक शब्द है अराइव, ARRIVE। ठीक है। अराइव के साथ जो है दो प्रीपोजिशन लगता है, एक एट लगता है और दूसरा जो है इन का प्रयोग होता है। अगर एट रहेगा तो याद रखेंगे, या इसके बाद जो है कोई स्मॉल प्लेस दिया हुआ रहेगा, या ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो डेस्टिनेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है। और अराइव इन रहेगा तो इसके साथ जो है स्मॉल प्लेस नहीं, इसके बाद जो है कोई बड़ा जगह का नाम रहेगा। ठीक है। तो देखिए, कहता है जैसे कि एक सेंटेंस में बता दूं, जैसे रहा ट्रांसलेशन है कि मैं लंदन पहुंचा, तो होगा आई अराइव्ड इन लंदन, एट लंदन नहीं होगा। ठीक है। अब उस सेम चीज़ को यहाँ पर समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन शैल बी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। देखिए, तो अराइव के साथ अभी मैंने बताया कि अराइव के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, या तो एट या तो इन। अगर एट रहेगा तो छोटा प्लेस रहेगा और इन रहेगा तो बड़ा प्लेस का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है, इसलिए अराइव के बाद कैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, एट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो 16 का आंसर जो होगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरे समझ से जो है 16 का आंसर होगा वो सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि अराइव के साथ यहाँ पर 2 लिखा है, जबकि यहाँ पर जो है सॉरी 2 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है एट का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी है। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। उससे पहले है कि आप इसको देख लीजिए, हो सकता है कि आप बना लिए हों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो समझना है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। यही है ना। अब समझिए जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ। अगर सेंटेंस में V3 + बाई लिखा हुआ रहे तो देख पकड़ना है। एक टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ। V3 के बाद क्या लिखा हुआ रहे, बाई लिखा हुआ रहे, तो ये आपको समझना है कि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में हो जाएगा। V3 के बाद क्या रहेगा, बाई रहेगा। तो और जब V3 के बाद बाई जब लिखा हुआ तो V3 के पहले जो है किसी न किसी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। तो कहता है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बेस पर वी कैन कंक्लूड में हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेनी एक्सीडेंट्स काउज्ड बाई। देखिए यहाँ लिखा है काउज्ड बाई, है ना। V3 के बाद क्या लिखा हुआ है, बाई है। यानी V3 के बाद जब बाई रहेगा तो मैंने अभी बताया कि इसके पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, तो क्योंकि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनता है और इसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग किया ही नहीं है। तो मेनी एक्सीडेंट्स है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट जो है एक्सीडेंट्स है, यानी अगर एक्सीडेंट रहता तो इज लगता, लेकिन एक्सीडेंट्स है तो यहाँ पर आ लगा। और मेनी लिखा हुआ है तो मेनी के साथ तो हर हालत में क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखना है, जो मैं बता दूं। पहला आपको मैंने बताया कि V3 के बाद क्या लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ, तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। एक चीज़ आप समझ। तो यहाँ पर जो है मेनी एक्सीडेंट्स है, अगर यहाँ पर अगर आर लिखा हुआ रहता तो बाग जो है बिल्कुल सही हो जाता। 2-3 बातें और जो मैं बता दूं जिस पर आप ध्यान देंगे। मेनी के साथ बहुत सारे कंडीशन है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मेनी के बाद ए या एन लिखा हुआ रहता है, कभी कभी मे के बाद क्या लिखा हुआ रहेगा, ए या एन लिखा हुआ रहेगा, तो याद रखें। आप दूसरा जो है मेनी के बाद प्लूरल नाउन भी आता है। मेनी के बाद कौन सा नाउन आता है, ये प्लूरल नाउन आता है। और मेनी के बाद जब ए और एन लिखा हुआ रहता है
तो इसके बाद जो है सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान देंगे, अगर मेनी के बाद एन लिखा हुआ है और सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। लेकिन मेनी के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो इसके साथ आने वाला वर्ब जो है क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे लिखा हुआ है मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय, ये भी गलत नहीं है, मेनी ए बॉय है तो यहाँ पर इज लगेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा मेनी बॉयज़ तब जो है आर होगा। ये 2-3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है ना। तो मेनी है, देखिए यहाँ पे, तो मेनी के साथ इसने क्या किया है, मेनी के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है, मेनी एक्सीडेंट्स किया है, ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ होता तो एक्सीडेंट हो जाता। तो ये चीज़ तो समझ गए कि मेनी एक्सीडेंट्स घटित हो जाते हैं ना, किस चीज़ के चलते, रेकलेस ड्राइविंग के चलते हो जाते हैं। तो मेनी एक्सीडेंट्स है तो यहाँ पर इज नहीं आर का इस्तेमाल होगा। मेनी एक्सीडेंट्स आर काउज्ड, बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, घटनाओं का कारण बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो था, जो मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ना। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन से पढ़ लिए होंगे, समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको बता दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 16 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 17 भी बता दिया। 18 जरा समझिए और बताइए कि क्या हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो देखिए, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान देंगे, अपॉइंट के बाद 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। मैं नीचे थोड़ा सा चलूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। मैं यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ ताकि आप 2 शब्द है। पहला जो शब्द है, पहले मैं लिख दूँ APPOINT, ठीक है, अपॉइंट है। अपॉइंट के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगता है भाई, तो पहला जो है इसके साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है। और दूसरा जो प्रीपोजिशन है वो है इन, ठीक है। अगर अपॉइंट के बाद अगर टू लिखा हुआ रहेगा ना तो ध्यान देंगे इसके बाद किसी पोजीशन का जिक्र होगा। क्या चीज़ का जिक्र होगा, पोजीशन का जिक्र होगा। और अपॉइंट के बाद अगर इन लिखा हुआ रहता है ना तो समझिएगा किसी इंस्टीट्यूशंस का जिक्र रहेगा, इंस्टीट्यूशन का जिक्र रहेगा। ये 2 चीज़ समझना है। अपॉइंट के बाद अगर टू लिखा हुआ रहता है तो पोजीशन का बोध होता है, और अपॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ रहता है, इन लिखा हुआ रहता है तो इंस्टीट्यूशन का बोध होता है। अपॉइंट के बाद अगर इन लिखा हुआ रहता है तो उसके बाद इंस्टीट्यूशन होगा। जैसे एक मैं सेंटेंस बता देता हूँ, क्योंकि इन से रिलेटेड तो आपको बाकी मिल जाएगा, आपको आता भी होगा। ये टू वाला आप लोग बहुत कम देखे होंगे, तो एक सेंटेंस में लिखूंगा, उसके आधार पर आप इसे समझ जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, उसे फ्रांस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे फ्रांस के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा ही वॉज अपॉइंटेड। देखिए अभी मैं बताया ना, नियुक्त किया गया था, ही वॉज अपॉइंटेड। देखिए पैसिव वॉइस में है ना, V3 है, और V3 के पहले देखिए क्या लगा है, एजुलेबल है। तो ही वॉज अपॉइंटेड क्या चीज है, तो राजदूत। तो राजदूत का अंग्रेजी क्या होता है, एम्बेसडर, AMBASSADO, और एम्बेसडर टू फ्रांस, एम्बेसडर टू फ्रांस, है ना। ही वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर टू फ्रांस। देखिए तो अपॉइंट के बाद यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगा है, टू लगा है, तो टू के अनुसार जो है इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। देखिए कहता है कि फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड। यहाँ पर भी देखिएगा V3 लिखा हुआ है, और V3 के पहले मैंने बताया था आपको क्या लगेगा, एक्जुअली वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड। अब देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया हुआ है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है ना, तो अपॉइंट के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, जो कि बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर टू का अगर इस्तेमाल होता है तो देखिए सेंटेंस आपका इस तरह से बन जाएगा, ही वॉज अपॉइंटेड एम्बेसडर टू फ्रांस। तो एम्बेसडर के अपॉइंटेड के बाद जो है इनका ही इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का इस तरह से देखा जाए तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा,
ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो आंसर डी हो जाएगा, है ना। 18 का आंसर क्या होगा, 18 का जो आंसर होगा वो डी होगा। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना वो रिपीट किया है, वो 30/9/2007 को फिर से एसएससी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने बताया है इसको भी 30/9/2007 को रिपीट किया। तो एसएससी में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है, और इसलिए मैं बार बार उसको मैं बताता हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फीमेल्स लिखा है, तो फीमेल्स जब यहाँ पर लिखा है तो फीमेल्स के साथ देखिए ये पुलर नाउन है, तो इसके साथ यहाँ पर पुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल सही है। ए पॉइंट के साथ इन का प्रयोग किया है, तो मैंने बताया उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन रहेगा तो वहाँ पर इन का भी इन भी दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी एरर है ही नहीं, यानी अर्थात मेरा कहने का मतलब है नो एरर है, सेंटेंस जो है बिल्कुल ही सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा, तब तक मैं क्लीन कर दूं। आप अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ना, क्योंकि 19 जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। 19 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि आप इसे बना भी लिए ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, एक वर्ड है जो पहले कहता द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। बहुत आसान सा चीज़, एक वर्ड है एंग्री, ठीक है, एक वर्ड क्या है एंग्री। एंग्री के साथ जो है दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एक होता है विथ और दूसरा होता है एट या अबाउट होता है। एंग्री के साथ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 था ना, क्वेश्चन नंबर 19 में बता रहा हूँ एंग्री के साथ क्या होता है, एक तो होता है विथ और दूसरा क्या होता है एट या अबाउट होता है। तो एंग्री के बाद यदि विथ रहेगा ना तो इसके बाद कोई पर्सन रहेगा, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति रहेगा, और अगर एट या अबाउट रहेगा तो कोई चीज़ रहेगा यानी समथिंग रहेगा। तो ध्यान देंगे, है ना, कि एंग्री के बाद यदि पर्सन लिखा हुआ रहे तो क्या लगता है, और एंग्री के बाद अगर कोई चीज़ रहता है तो क्या लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, आपसे बन जाएगा। कहता द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। देखिए एंग्री के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन लिखा है। याद रखेंगे, मैंने भी बताया कि एंग्री के बाद अगर कोई व्यक्ति रहता है तो हमेशा क्या लगता है, विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और यहाँ पर एंग्री के साथ ऑन जो लिखा है ये बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर होगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है बात ना, क्योंकि एंग्री के बाद यहाँ पर क्लर्क लिखा हुआ है, तो जब क्लर्क लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हर हालत में जब भी इसका आंसर होगा तो बी होगा, क्योंकि कोई चीज़ किसी चीज़ का जिक्र है भी नहीं, क्लर्क जो होता है व्यक्ति होता है, इसलिए एंग्री के बाद बी थी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपको पता हो गया, है ना। तो चलते हैं आगे, इसको मैं क्लीन कर दूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं 20 को बताने से पहले आप पढ़ लीजिए। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले क्लीन कर दूँ, है ना, ताकि आपको प्रश्न जो है बहुत अच्छा से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़े। इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको समझना है। कुछ बातें मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया था, और वो बातें क्या है जो मैं फिर से एक बार बता दूं। याद रखेंगे, एक वर्ड होता है इन्वर्शियन। इन्वर्शियन लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध होता है इन्वर्शन, है ना। क्या होता है, इन्वर्शन या इन्वर्जन भी लोग इसको बोलते हैं। अब इन्वर्जन क्या होता है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें होता है ना कि सब्जेक्ट के पहले एक्सुलेटरी वर्ब लगता है। सब्जेक्ट के पहले क्या लगता है, एक्सुलेटरी वर्ब लगता है। तो नियम है कि अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सुलेटरी वर्ब लग रहा है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या कहता है कि सब्जेक्ट के पहले एक्सुलेटरी वर्ब होगा, लेकिन अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो याद रखेंगे ये वाली पॉइंट। अब इन्वर्जन जो है लगता कहाँ कहाँ, उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, है ना। अब जैसे मैं एक ट्रांसलेशन में आपको सिखा देता हूँ। जैसे एक इन्वर्जन का वर्ड है, एक मैं सिखा रहा हूँ। एक इन्वर्जन सबसे जो पॉपुलर है जो मैं बता दूँ, सबसे पहला जो है नो सूनर है। पहला क्या है, नो सूनर। तो नो सूनर के बाद जो है ना, इसके बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। नो सूनर के बाद कैसे का प्रयोग होता है, इन्वर्जन नहीं, इन्वर्शन का प्रयोग होता है नो सूनर के बाद। एक और मैं बता देता हूँ, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, ये मैंने 2 शब्द सिखाया।
इसके बाद भी इन्वर्शन का प्रयोग होता है। अब ये इन्वर्शन क्या होता है इसको समझते हैं इस तरह से। तो अब जैसे कि नो सूनर का नियम है कि अगर नो सूनर लिखा हुआ रहेगा तो नो सूनर के बाद मैंने बताया क्या चीज़ आएगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था, ये याद रखना है कि नो सूनर के साथ एक कंजक्शन लगता है, वो कंजक्शन कौन सा है, देन है। मैंने बताया था, याद रखेंगे। नो सूनर के साथ हमेशा देन का ही प्रयोग होता है, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नो सूनर यहाँ पर लिखा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। समझे बात। दूसरा सेंटेंस मैंने बताया कि अंडर द टेबल, जैसे देखिए अंडर द टेबल के बाद भी क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अंडर द टेबल क्या है, इसके बाद इन्वर्सन का प्रयोग होता है, यानी इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहेगा। जैसे एक ट्रांसलेशन में सिखा देता हूँ, है ना, ये वाला तो आप सीख लेंगे, लेकिन मैं ये वाला सिखा देता हूँ, हो सकता है आप पहला बार इसे देख रहे हो। जैसे लिखा है, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, टेबल के नीचे एक बिल्ली है। तो इसका इंग्लिश होगा अंडर द टेबल इज ए मंकी। अब देखिए अंडर द टेबल इज ए मंकी, और यहाँ चिन्ह किस चीज़ का इस्तेमाल होगा, फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। तो यही चीज़ होता है इन्वर्जन कुछ खास शब्दों के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जिसमें पहला शब्द मैंने आपको बताया नो सूनर, और दूसरा मैंने बताया आपको अंडर द टेबल। हाँ, ध्यान देंगे इस पर, मैं बार बार इसके उच्चारण पर बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना इसको इन्वर्जन पढ़ते हैं, इन्वर्जन नहीं पढ़ना है, इसको इन्वर्जन पढ़ना है या इन्वर्सन पढ़ना है। इंडिया में इन्वर्सन बोला जाता है, और जब अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो उसको इन्वर्जन बोला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन था हम उस पर ध्यान देंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तब हम आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। पहले मैं क्लीन कर लूँ इसको, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चंस की ओर मैं ले चलता हूँ, आप समझिएगा कि कहाँ क्या गलत है ना। तो क्वेश्चंस आपका क्या कहता है उसको जरा सा देख लेते हैं भाई। देखिए मैंने अभी बताया था, दो तीन बातें जो याद रखना है कि पहला जो है कि नो सूनर है, तो नो सूनर के साथ जो है देन का इस्तेमाल होगा, ये सबसे पहले देखेंगे। अगर नो सूनर के साथ देन लिखा हुआ है तो बात सही है। और अगर ये आपको पकड़ में आ गया तो दूसरा एरर क्या देखेंगे कि नो सूनर के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि नो सूनर के बाद जब भी आएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ याद रखना कि नो सुनने के बाद देना। दूसरा वर्ड एक और मैं बता देता हूँ, हार्डली अगर लिखा हुआ रहता है या स्कार्सली लिखा हुआ रहता है तो इसके साथ जो है हमेशा भेन का इस्तेमाल होता है। एकदम ये दो पॉइंट एकदम याद रखना, इसको भूलना नहीं है। अब देखिए अगर नो सुनर है तो यहाँ पर देन भी लिखा है, तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने अभी बताया कि नो सुनर के शब्द के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये जो हेड है ना, हेड जो है यहाँ पर ही होना चाहिए था, यानी आई के स्थान पर हेड होना चाहिए था, और हेड के स्थान पर आई होना चाहिए था। तो यहाँ लिखा नो सूनर आई हैड स्पोकन, ये बिल्कुल गलत है। इसके जगह पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैड आई स्पोकन। अब चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, और मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि तब तक आप लोग अगला प्रश्न को बनाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा टफेस्ट नहीं है। कुछ लोग इसको टफ भी बना देते होंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आपको हमारी सारी बातें समझ में आएगी। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 तो आप समझ गए, 20 भी समझ गए, और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस टुडे। देखेंगे एक चीज़ मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, मैंने वो बातें बताई थी कि नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन रहे, और उसके बाद अगर वर्ब लिखना हो तो ये फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर एजुकेशन है, यहाँ पर इन लिखा हो, यानी सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर एजुकेशन है, तो इसके लिए वर्ब यहाँ पर आया है, लिव्स किया है, बिल्कुल सही है। अब गलत कहाँ है वो चीज़ समझना है ना। गलत कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा गलत है, वो क्या है वो समझेंगे। स्लैंग एंड सुपरफिशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है लिव मस्ट टू बी डिजायर्ड। जब एक हद तक की बात होती है ना, तो याद रखेंगे उसमें कभी भी जो है मच का प्रयोग नहीं होता। तो इसको इस तरह से आप सही कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो है क्वेश्चन लिव मच टू बी डिजायर्ड,
लिव मच टू बी डिजायर्ड एक गलत शब्द है, और इसको जब आप सही करेंगे तो इसका सही शब्द जो होता है वो होता है लिव मोर टू बी डिजायर्ड, ये सही है ना। लिव मच टू बी डिजायर्ड का शुद्ध रूप क्या होता है, लिव मोर टू बी डिजायर्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है, 21 का नंबर का आंसर क्या हो सकता है, इसको आप देखेंगे। हाँ, लिव मस्ट टू बी डिजायर्ड यानी क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है, सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने बना लिया। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, तब तक के लिए है ना, याद रखेंगे लिव मस्ट टू बी डिजायर्ड का शुद्ध रूप क्या होता है, लिव मोर टू बी डिजायर्ड। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है, उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी ज़्यादा टफ नहीं है। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। देखिएगा एक वर्ड आया, प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा चलाना। प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है, मुकदमा चलाना, एक वर्ड है ना। फॉर ब्रिंगिंग सीट्स, है ना। यू विल बी, आपको मुकदमा चलाया जाएगा सीट्स लाने के चलते। कहाँ लाने के चलते, इन टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए ध्यान देंगे, इन जो है ना स्थिरता को बतलाता है, जबकि इनटू जो है गति को बतलाता है ना। तो यहाँ लाया, तो यहाँ तो है ना, यहाँ पर जो इनटू ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये प्रवेश या मतलब ये गति का बोध यहाँ पर नहीं करवा रहा है ना। तो यहाँ पर जो इनटू का प्रयोग किया है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इनटू का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। इनटू के स्थान पर अगर इन लिखा हुआ रहता तो वाक्य सही हो जाता, और कुछ हद तक अगर फ्रॉम भी लिखा हुआ रहता ना तो वाक्य सही हो जाता। लेकिन हम फ्रॉम जो है ओरिजिन का बोध करवाता है, और है ना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया माने ऑस्ट्रेलिया से, माने यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये नहीं ज़्यादा सही है। इसके जगह पर अगर इन लिखा हुआ रहेगा तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको सीट्स लाने के लिए आप पर क्या चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 3 है। अब देखेंगे, अब मैं इसको क्लीन कर दूं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 भी ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है 24 नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 अभी मैंने नहीं बताया। कहता यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। देखिए मैंने पिछला क्लास में बताया था, शायद आपको याद होगा या भूल भी गए होंगे। अगर भूल गए होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से उसको एक बार याद दिला देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में अगर आइदर लिखा हुआ रहता है ना, तो आइदर के साथ हमेशा और का इस्तेमाल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर वाक्य में नाइदर लिखा हुआ रहे तो इसके साथ नॉर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी, और देखिए तो आइदर है तो आइदर के साथ और लिखा हुआ, यानी वाक्य जो है बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि आइदर और नाइदर नॉर, है ना, ये जो कंजक्शंस है ना, एक ही तरह के शब्द को जोड़ने का काम करेगा, एक ही तरह के चीज़ को जोड़ने का काम करता है ना। जैसे आइदर ही और आइदर राम और से हम देखिए नाउन को नाउन से जोड़ा है ना, तो ये चीज़ ध्यान देंगे, एक ही तरह के शब्द को जोड़ेगा। अब यहाँ पर कह रहा है, अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है आइदर, ठीक है, और आइदर के बाद यहाँ पर देखेंगे इसने जो है वर्ब का इस्तेमाल किया है, टेल। तो और के बाद भी वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए एटलीस्ट को हम हटा भी मान भी लेते हैं कि वर्ब है, चलो इसको हटा दो। लेकिन इसके बाद देखते हैं कहीं वर्ब है यहाँ पे, तो और के बाद वर्ब है ही नहीं। और यहाँ जिक्र किसका हो रहा है, कहता है यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी, या तो पूरा स्टोरी बता दो, या द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, या इसका जो है शुरू का जो आधा है वो हमको बता दो। तो दो चीज़ों का जिक्र चल रहा है, द फर्स्ट हाफ ऑफ इट और द होल स्टोरी का। समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ पर ही अगर ये दोनों पॉइंट को अगर आइदर के साथ अगर लिख दिया जाएगा ना, आइदर द होल स्टोरी और द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तो बिल्कुल वाक्य सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गलती क्या किया है, यहाँ गलत कुछ नहीं किया है। यहाँ अगर आइदर जो है अगर मी के बाद कर दिया जाए तो देखिए वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। यू मस्ट टेल मी आइदर, ये जो आइदर है ना, यहाँ से हटा करके इसको कहाँ लेके चले जाना है, यहाँ लेके चले जाइए, तब देखिए वाक्य सही हो जाएगा। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो इस तरह से देख रहे हैं कहाँ पर गलती किया है, यानी इसमें जो एरर जो है ना वो फर्स्ट सेक्शन में ही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा,
ए वाला आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, है ना, क्योंकि जब यहाँ पर आइदर करेंगे तो सेट कर जाता है आइदर द होल स्टोरी और द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो इस तरह से बात बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए का होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही बना पाए। अब क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आसान है, ये भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 ईयर्स। देखिएगा मैं पॉइंट जो वाली बात है, जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता चलूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा तरह से क्लियर हो जाए। दो तरह का टाइम होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं किसको, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना जो कुछ क्षण के लिए बजता है, जैसे मैंने बोला 6 बजे, तो 6 कितना देर के लिए बजता है, मात्र 1 सेकंड के लिए बजता है, 1 सेकंड के बाद तुरंत खत्म हो जाता है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना, ये लंबा अवधि होता है, समझ में आ रही बात, ये लंबा समय होता है। जैसे ध्यान, तो ये याद रखेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले जो है हमेशा जो है फॉर का प्रयोग होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो इसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। अब देखिए 10 ईयर्स लिखा है, अभी आप खुद पकड़िए 10 ईयर्स क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। 10 ईयर्स एक लंबे समय, लंबा समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, एक लंबा पीरियड को बता रहा है, और यहाँ पर इसने जो है सिंस का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ सिंस के स्थान पर अगर फॉर लिखा हुआ होता है ना तो बात जो है बिल्कुल सही हो जाता है ना, क्योंकि 10 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम कुछ क्षण के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिंस के स्थान पर क्या का प्रयोग होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। अब चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मैं क्लीन कर दूँ। और उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न 25, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये, इसको आप सोल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं इसको बताऊँगा। चलिए मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द पेशेंट वाज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड। हाँ, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, याद रखना है कंपनी के बाद ACCOMPANY, कंपनी के बाद फिक्स प्रिपोजिशन का प्रयोग होता है, और वो प्रिपोजिशन है बाय है। कंपनी के बाद हमेशा बाय लगता है, विथ का प्रयोग जो है कभी होता ही नहीं है, फिक्स है, कंपनी के बाद हमेशा बाय लगता है। तो द पेशेंट वाज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड, है ना, पेशेंट जो है अपने दोस्त के साथ चला गया, जो समझिए आप, कंपनी के बाद हमेशा एक ही प्रिपोजिशन लगता है, वो प्रिपोजिशन कौन सा है, बाय लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, है ना, वो बातें क्या थी कि देखिए आपको तो एक बात जो समझने वाली बात क्या है कि मैं तो इस पर चेहरा में अपना दिखा नहीं रहा हूँ, तो आपके लिए जो है सॉफ्ट कॉपी तो आसानी से ही उपलब्ध है, आप इसे चाहें तो नोट कर लें, चाहे जो भी कर लें। लेकिन अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो हमारा नंबर जो है नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इसे नोट कर लें। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए और आपको उसकी ज़रूरत है तो आप हमें कॉल करें, हमारे नंबर पर संपर्क करें। मैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये सारे प्रश्न आपको जो है मुफ्त में दे दूंगा। और इसको जो है पहले से ही जितना मेरा शुरू से अभी तक मैंने बताया है, सारे को इसको देखिए और खुद से बनाइए। खुद से बनाने के बाद फिर इसे बार बार इसको देखने का प्रयास कीजिए, और यकीन मानिए कुछ ही समय में आप ईरर के जो है महारथी हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब अगली कड़ी के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही अगली कड़ी के साथ आ रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।